हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम M1 R5 के लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और M1 R5 के अब हम सेकंड चैप्टर को रीड कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप। मींस एग्जामिनर पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए और उसके प्रकार बताइए। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में भी स्टूडेंट्स हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही पढ़ा था। मींस इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो का क्या है, क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि बेसिक्स बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम को। यदि बेसिक्स पूछ ले, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही अकेला पूछ ले, तो जो इसके प्रीवियस मैंने पढ़ाया था वो लिख कर आना है। इन केस पूछेगा वही कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या पूछ रहा है, उसके टाइप भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देना है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में आपको इतना बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और हार्डवेयर यानी कंप्यूटर, ठीक है। यानी कंप्यूटर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। हार्डवेयर को आप कंप्यूटर मान लीजिए या फिर आप जिससे टाइप कर रहे हैं वो कीबोर्ड मान लीजिए, कंप्यूटर का कोई सा भी हार्डवेयर मान लीजिए या आप कंप्यूटर मान लीजिए। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। इसका मैंने आपको एक उदाहरण बहुत अच्छे समझाया था कि जैसे कि मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हूँ, तो देखिए अपने माउस को इस तरीके से मूव कर रही हूँ, तो मैं हार्डवेयर का यूज कर रही हूँ, माउस का यूज करके अपने माउस इस तरीके से कर्सर को मूव करवा रही हूँ। तो बेसिकली मैं तो यूज कर रही हूँ माउस का, लेकिन माउस का यूज करके ये जो कर्सर मूव हो रहा है वास्तव में ये करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जब मैं अपने माउस को जिस भी कंडीशन में हिलाती हूँ उसी दिशा में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरे माउस के कर्सर को मूव कराता है। तो मेरे हाथ में तो क्या है, माउस है, माउस मेरे हाथ में, ये पॉइंटर, ये जो कर्सर है इसको तो मैं पकड़ के नहीं मूव कर सकती ना। तो बेसिकली मैं जैसे से अपने माउस को मूव कर रही हूँ, तो जिस भी तरीके से अपने माउस को मूव कर रही हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में मेरी मदद कर रहा है और वो माउस को क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है। फिर मैंने आपको और अच्छे से समझाया था कि जैसे कोई भी फोल्डर है, सपोज मैं इसको ओपन करती हूँ, तो मैं तो यहाँ से माउस से सिर्फ क्या कर दूंगी, डबल क्लिक। लेकिन माउस से डबल क्लिक करते ही वास्तव में ये जो इंटरफेस ओपन हुआ है ये करवाए ऑपरेटिंग सिस्टम ने। यानी मैंने जो भी आदेश दिया है अपने हार्डवेयर के जरिए, उस आदेश को पूरा करवाया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया, हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं, अपने माउस से, कीबोर्ड से कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली हमारी मदद करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे किसी भी फाइल या फोल्डर को स्टोर करने में, फाइल या फोल्डर को ओपन करवाने में हमारी मदद करता है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे स्टूडेंट सपोज मुझे टाइप करना है, ठीक है, मेरे पास कीबोर्ड है, आपको मेरी कीबोर्ड की जो आवाज है वो सुनाई देगी, दिखाई तो नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग तो चल नहीं रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सिर्फ, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड के द्वारा लिख रही हूँ, क्या मेरी स्क्रीन पे कुछ लिखा हो रहा है, नहीं लिखा हो रहा है ना। अगर मुझे अपने कंप्यूटर पे कुछ लिखना है तो बेसिकली अब मुझे उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसके ऊपर मैं टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले लिया वर्ड, ठीक है। अब मुझे टाइप करना है, तो जब मैंने यहाँ पे कोई अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले लिया जो कि मेरी टाइपिंग को सपोर्ट करेगा, वही मेरी टाइपिंग करवा पा रहा है। अब मैं अपने कीबोर्ड के द्वारा कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो वो चीज टाइप हो रही है। यानी मुझे अपने कंप्यूटर पे काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है। फाइन, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया, अब इसके ऊपर मैं टाइप कर रही हूँ। मैंने सपोज एंटर प्रेस किया तो देखिए जो कर्सर है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यदि मैं बैक स्पेस दबा रही हूँ तो बैक साइड जा रहा है मेरा कर्सर, है ना, यानी जो भी लिखा हुआ वो रफ भी हो रहा है। तो बेसिकली मैं तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने कीबोर्ड से कमांड दे रही हूँ, अपने कीबोर्ड को अपनी कीबोर्ड की की को सिर्फ यहाँ से प्रेस कर रही हूँ। वास्तव में जैसे ही मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, इस ए को आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने,
ठीक है, यानी मैं अपने एप्लीकेशन पे भी कोई भी काम करती हूँ तो वो काम भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से परफॉर्म होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जो ए है ये टाइप नहीं हो पाएगा, भले मैं अपने कीबोर्ड को कितने प्रेस कर लूं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मेरे कंप्यूटर में तो ये ए या कोई भी चीज जो भी मैं टाइप करूँ ये टाइप नहीं हो पाएगी। इवन कोई सी भी एक्टिविटी जो भी मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिकली क्या किया, मेरे जो कमांड है या मेरे जो निर्देश है उन निर्देशों को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करवाने के बाद प्रोसेसर तक मेरे निर्देश पहुंचाए, क्योंकि जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं वो प्रोसेसर में जाके क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो भी मैंने निर्देश दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस वर्क को काम पहुंचाया प्रोसेसर पे। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या कर रहा है, मेरे काम को प्रोसेस कर रहा है और एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो वो आउटपुट मेरे पास कौन लेकर आया, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये जो मैंने ए टाइप किया है ना, इसका मैं साइज बड़ा कर देती हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये जो ए टाइप किया ना, ये तो आपको दिखा कि तुरंत मेरे सामने ए आ गया। तो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर की स्पीड जो है कार्य करने की इतनी फास्ट होती है कि हमको पता ही नहीं चलता वो सारे काम कब कर लेता है। तो जैसे मैंने ए टाइप किया ना, वैसे ही तुरंत नैनो सेकंड्स के अंदर और भी कम सेकंड्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी मैंने ए टाइप किया था, मैंने मेरे कीबोर्ड के ए की रिक्वेस्ट को कहां पहुंचाया, प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर ने झट जो भी मैंने ए टाइप किया था उस ए को प्रोसेस करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। ये इतना काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया है, लेकिन आपको दिख रहा है कि तुरंत हो गया है काम। ठीक है, तो ये काम तुरंत नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। यदि हम इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दें इसी बात को, तो यूजर साथ ही साथ में क्या है, ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे मैं काम कर रही हूँ ना। ठीक है, तो यूजर, एप्लीकेशन और हार्डवेयर, क्योंकि ये एप्लीकेशन है लेकिन अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं होगा तो मैं टाइप नहीं कर पाऊंगी। फाइन ना। तो यूजर, एप्लीकेशन और हार्डवेयर, इन तीनों के बीच में भी कौन काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और भी आपको एक्सपेंड करके बता दिया है। तो यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरे द्वारा जो भी इनपुट दिया गया है उसको एप्लीकेशन की मदद से एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोसेसर तक पहुंचा रहा है, फिर प्रोसेसर पे काम करवाने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहा है और एप्लीकेशन के द्वारा ही मुझे आउटपुट मिल रहा है। फाइन, तो चलिए ये स्टूडेंट्स अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं और इसको और भी अच्छे से समझते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ ली थी, दोबारा से बता देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस यानी एक मध्यस्थ का कार्य करता है। फिर हमने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फुल कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एंड क्या लिखा है मैंने, एंड एक्सिक्यूट ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम, और हर प्रकार के प्रोग्राम को प्रोसेसर में जाके एग्जीक्यूट करवाता है। हर चीज को मैं इसमें कंप्यूटर पे कोई भी काम करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम फटाफट मेरे काम को कहां ले जाता है, प्रोसेसर के पास, वहां से प्रोसेसिंग करवाता है और प्रोसेसिंग करवाने के बाद जो भी आउटपुट आता है ना प्रोसेसर के द्वारा जनरेट किया हुआ, वो आउटपुट यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरा कंट्रोल करता है कंप्यूटर पे, यानी आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और आपके जितने भी प्रोग्राम है जो भी कंप्यूटर पे चल रहे हैं या कंप्यूटर पे आप जितने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हो वो सभी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही परफॉर्म हो रही है या ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एग्जीक्यूट हो पा रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डायग्राम है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही समझ लिया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस यानी एक मध्यस्थ का कार्य करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर हार्डवेयर को कितना ही प्रेस कर दे, कुछ भी कर दे, कीबोर्ड को कितने प्रेस कर दे, कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो यूजर जब भी हार्डवेयर का यूज करता है तो बेसिकली उसके द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उससे जनरेट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है। यदि इसी को हमने और भी एक्सपेंड कर दें इसी बात को, तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई है वो इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये डायग्राम भी सही है और ये डायग्राम भी सही है, ये इसका एक्सपेंडेड रूप है। तो यूजर एप्लीकेशन का यूज करता है और हार्डवेयर का यूज करता है, तब जाके कंप्यूटर पे कोई काम करता है, तो वो काम परफॉर्म किसके द्वारा करवाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मुझे कोई कैलकुलेशन करना है तो मैंने कैलकुलेटर ओपन किया अपने कंप्यूटर पे। फाइन, मैंने कहा
कैलकुलेटर में सपोज मैंने टाइप किया 2+2, तो बेसिकली जो 2+2 है, जैसे ही मैं लिख दूंगी और इक्वल का साइन दबाऊंगी, तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम 2+2 को प्रोसेसर के पास ले जाएगा। प्रोसेसर से 4 या फिर जो भी उसका रिजल्ट या आउटपुट है उसको जनरेट करवाएगा, और जनरेट करवाने के बाद तुरंत ही मेरी आउटपुट स्क्रीन पे ला देगा। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपना वर्क करता है मध्यस्थ के रूप में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते हैं, तो हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप। अब देखिए बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इसके कुछ विशेष टाइप भी होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला होता है मल्टी यूजर, दूसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है मल्टी प्रोसेसर, देन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, तो ये जो टाइप आपने देखे हैं, चलिए इन सभी टाइपों को हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के काम करते हैं और क्या इनकी विशेषताएं होती है। तो पहला आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ बैच से क्या समझ में आ गया? एक बैच होता है ना, जैसे कि हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे बैच होते हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी सेंटर पे जा रहे हैं, उसमें कई प्रकार के अलग अलग कोर्स चलते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ता है, कोई कुछ और सीखने आया है, तो क्या कर किया जाता है, बैच बना दिया जाता है। जैसे इंग्लिश के स्टूडेंट्स पूरे इंग्लिश के बैच में चले गए, यानी उस क्लास में चले गए, हिंदी के स्टूडेंट्स हिंदी वाली क्लास में चले गए, तो क्या होता है बैच। अब आपको समझ में आ गया, बैच यानी सिमिलर टाइप का यहाँ पे वर्क एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, अभी तो क्या हो रहा है आज के टाइम में, आप डायरेक्ट कंप्यूटर को वर्क देते हो, कंप्यूटर सीधे कर देता है। लेकिन एक टाइम था तब क्या होता था, हमको अपने कार्य, जैसे हमारे डिफरेंट अलग अलग कार्य है ना, तो अलग अलग कार्यों को कि हमको क्या बैच बनाने पड़ते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कंप्यूटर से कैलकुलेशन कराना है। अब कैलकुलेशन में तो प्लस भी करवाना है, आपको माइनस भी करवाना है, मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, अब मान लीजिए 5 सवाल आपके प्लस के, 5 सवाल डिवीजन के, 5 सवाल आपके मल्टीप्लीकेशन के। तो अब जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उस समय क्या होता था, सिर्फ 5 सवाल आपके प्लस के ना, तो आप जितने भी प्लस के सवाल है ना, उन 5 या 6 जितने भी कैलकुलेशन है, उन सबका क्या बनाओगे, एक अलग बैच बनाओगे। ठीक है, एक अलग बैच किसका बनाओगे आप, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, यदि आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के आपको क्या करना पड़ेंगे, अलग अलग बैच बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? यानी कहने का मतलब यह है, आपके जितने प्रकार के कार्य हैं उन सभी प्रकार के कार्य को अलग अलग बैच बनाए जाते थे, और अलग अलग प्रकार के जितने भी कार्य उनको कलेक्ट करके उनका एक सेट बनाया जाता था। यानी काम को हम बैच में बांटते थे, उन सभी काम के अलग अलग बैच बनाने पड़ते थे, और फिर वो कंप्यूटर में इंसर्ट कराए जाते थे बैच। ठीक है, आज के टाइम जैसा नहीं होता कि हम सारे काम एक साथ करा लेते हैं, हम गाना भी सुन लेते हैं, हम वीडियो भी देख लेते हैं, यानी हम मूवी भी देख लेते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते हैं। लेकिन एक टाइम था, यदि आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने, तो डॉक्यूमेंट्स जितने भी बनाने उनका एक अलग बैच तैयार करना पड़ता था। यानी आप एक बैच में एक समय में सिर्फ डॉक्यूमेंट बना सकते थे, एक समय में आप सिर्फ गाने सुन सकते थे, एक समय में आप सिर्फ मूवी देख सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए जान लेते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था फॉर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, यानी जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए उसके लिए जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ओके, यदि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको जानना है तो एक और प्लेलिस्ट है आईटी टूल्स की, वहां से आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ सकते हैं। फिर हमने लिखा है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि बैच बनाना पड़ता था, तो ये जो बैच है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता था। अभी तो क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। आज के टाइम में आप गाने चला लो, ऑपरेटिंग सिस्टम फटाफट आपकी गाने की रिक्वेस्ट लेता है, फुलफिल करा देता है। आप उसी टाइम पे मूवी चला दो, ऑपरेटिंग सिस्टम मूवी भी चला देगा। लेकिन एक टाइम था यूजर को स्वयं अपने काम को बांटना पड़ता था, फिर उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को देना पड़ता था। यानी वो समय था जब ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं होता था। कब? जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, और ये चलता था आपके सेकंड जनरेशन में। ठीक है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं होता था। तो हमने आगे लिखा इंस्टेड एन ऑपरेटर takes up similar job and groups them together into a batch। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं नहीं बनाता था बैच, इसमें यूजर को या जो भी ऑपरेटर है उसको अपने काम के अलग अलग बैच बनाने पड़ते थे,
और बैच बनाने के बाद क्या करना होता था, तो हमने लिखा एंड देन दिस बैचेस आर एक्सिक्यूटेड वन बाय वन बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल। ठीक है, अलग अलग बैच यूजर बनाएगा और फिर ये जो बैच बना है ना यूजर ने, इसको कंप्यूटर में इंसर्ट करवाएगा। अब क्या होगा, जैसे कि यूजर ने मान लीजिए इस तरीके के बैच बनाए, प्लस का बैच बनाया, माइनस का बनाया, मल्टीप्लीकेशन का बनाया। अब इन बैच को सिस्टम के अंदर क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन बैच में जो भी काम है ना उन काम को एग्जीक्यूट करवाएगा, लेकिन किस तरीके से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी सबसे पहले अगर मैंने प्लस का बैच ऐड किया है, यानी प्लस का बैच दिया है कंप्यूटर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस के बैच के जितने भी सवाल है उनको सॉल्व करवाएगा पहले। फिर मैंने माइनस दिया है तो माइनस के बैच के सारे सवालों को सॉल्व करवाएगा। ठीक है, सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, यूजर को बैच बनाने पड़ते थे, अपने काम को अलग अलग छांटना पड़ता था, अलग अलग छांट के कंप्यूटर को दिए जाते थे काम। ठीक है, और फिर उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी बैच पहले आया उस बैच को पहले एक्सिक्यूट करवाता था। ओके, तो सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी यूजर बैच बनाएगा, जो भी सबसे पहले बैच में काम दे देगा, वो काम पहले एक्सिक्यूट हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं मल्टी यूजर की। नाम से समझ में आ रहा है मल्टी यूजर यानी कई सारे यूजर। ठीक है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कई सारे यूजर एक साथ कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। अब आप कहेंगे एक साथ यूजर्स कहाँ वर्क करते हैं, तो देखिए आप लोग फेसबुक ओपन करते हैं अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे, सिमिलर उसी टाइम पे आपका कोई फ्रेंड भी फेसबुक ओपन कर रहा होता है, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के जाने कितने ढेरों लाखों करोड़ों में लोग एक साथ उसी टाइम पर सेम टाइम पर फेसबुक को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब ये फेसबुक जो है वेबसाइट, ये किसी ना किसी कंप्यूटर पे तो रखी हुई है ना, और वो कंप्यूटर किस टाइप का, एक तरीके से देखा जाए तो सर्वर टाइप का, यानी जो सर्वर है वो भी क्या एक कंप्यूटर ही तो है। अब इस सर्वर से आप एक साथ इतने सारे लोग क्या हो जाते हो, लाखों करोड़ों लोग एक साथ क्या हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, और सभी लोग कनेक्ट होकर अपने अपने काम करते हो। फेसबुक मना नहीं करता ना कि तुम मत करो, अभी कोई और काम कर रहा है ना। आप एक साथ कनेक्ट हो जाते हो उस कंप्यूटर से। अब जो फेसबुक सर्वर है यानी वो कंप्यूटर है, वो एक साथ इतने लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी लोग कोई पोस्ट कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, कोई कुछ वर्क कर रहा है फेसबुक पर, तो सभी क्या ध्यान रखता है ना, सभी लोग यानी आप सभी लोग उस सर्वर को क्या करते हो, एक्सेस कर रहे हो एक टाइम पर, और सर्वर सभी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी मल्टी यूजर, कई सारे यूजर एक साथ उस कंप्यूटर को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सिंगल सिस्टम विथ वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। ठीक है, जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिंगल टाइम पर यानी एक टाइम पर कई सारे यूजर को अलाउ करता है कि वो उस कंप्यूटर पे वर्क कर सके। इट इज जनरली यूज्ड ऑन लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोस्टली मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी जो सर्वर के कंप्यूटर होते हैं उन पे यूज होता है। ठीक है, ये मेन फ्रेम से मतलब है मेन फ्रेम जो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि सर्वर के पर्पज से यूज में आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मेन फ्रेम लिखा है। ठीक है, सो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या कह लीजिए जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है लिनक्स, देन यूनिक्स, विंडोज 2000, उबंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली नाम है, इन नामों को आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या लिनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हाँ लिनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इनके नाम आपको याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं जिसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, इसके आगे आप लिख सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसके आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ओके, सो बेसिकली क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ OS लिख दिया है। फाइन, तो आप चाहे तो OS लिख दीजिएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम OS के नाम से ही जानते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या लिखा है देखते हैं। हमने लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्सिक्यूट्स मोर देन वन प्रोग्राम
ठीक है, ध्यान देना इस बात को, क्या लिखा है, मोर देन वन प्रोग्राम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यूजर कंप्यूटर को कोई भी टास्क देता है ना, जो यूजर कंप्यूटर को टास्क देता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो जब भी यूजर सिस्टम को कोई भी टास्क या कोई भी प्रोग्राम देता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर। ठीक है, या कह लीजिए कि प्रोसेसर के पास जाता है। तो जब यूजर सिस्टम को टास्क देता है तो टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए यूजर जो है वो कंप्यूटर को कई सारे टास्क देता है। ठीक है, दे सकता है ना, जैसे कि आप समान टाइम पे यानी सेम टाइम पर आप गाने भी सुन सकते हो, सेम टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो, सेम टाइम पे आप प्रिंट भी करवा सकते हो ना कंप्यूटर से। तो जब यूजर डिफरेंट टास्क देता है कंप्यूटर को परफॉर्म होने के लिए, तो डिफरेंट टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ जाते हैं, प्रोसेसर के पास ही जाते हैं। फाइन, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही प्रोसेसर में कई सारे प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करवा सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो प्रोसेसर के अंदर कई सारे प्रोग्राम सेम टाइम पे या सिमिलर टाइम पे एग्जीक्यूट करा सके। फिर हमने क्या लिखा है आगे, मोर देन वन टास्क और प्रोग्राम और जॉब। देखिए, जो हम टास्क देते हैं ना कंप्यूटर को, उसको हम टास्क भी बोलते हैं, उसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, या हम उसको जॉब भी बोलते हैं। फाइन, सो हमने क्या लिखा है, मोर देन वन टास्क और प्रोग्राम और जॉब्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मेन मेमोरी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो ये लाइन ये चीज बता रही है कि एक टास्क से ज्यादा या एक प्रोग्राम से ज्यादा या एक जॉब से ज्यादा, यानी दो या दो से अधिक जॉब हो सकती हैं, दो या दो से अधिक टास्क हो सकते हैं, या दो से अधिक प्रोग्राम हो सकते हैं। ये सेम टाइम पर मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में ढेर सारे प्रोग्राम मेमोरी में एग्जीक्यूट करवा सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की। जानते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो हमने यहाँ पे लिखा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मीन्स देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर। देखिए, नाम से समझ में आ गया। यहाँ पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी, नाम से समझ में आ गया, यानी एक या एक से अधिक प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर तो एक है। ठीक है, कंप्यूटर एक है, उसके अंदर यूज होने वाला सीपीयू भी एक है, लेकिन इस सीपीयू के अंदर क्या कई सारे प्रोग्राम यहाँ पर है, यानी मल्टी प्रोग्राम है। इस कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इससे एक्सपांड करते हैं मल्टी प्रोसेसर को। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर से क्या समझ में आ गया? मल्टी प्रोसेसर का मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक प्रोसेसर, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू वर्क कर रहे हो। ओके, सो ऐसे सिस्टम को मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का कंप्यूटर जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू लगे हों, ऐसे कंप्यूटर में सपोर्ट करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटरों के लिए है या उन सिस्टम्स के लिए है यहाँ पे दो या दो से अधिक प्रोसेसर वर्क करते हैं। ठीक है, सो तो जब हमारे पास कई सारे प्रोसेसर होते हैं तो कई सारे प्रोसेसर से काम करवाने के लिए हमको आवश्यकता होती है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की। आई होप आपको यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए आइए इसको हम थ्योरी के रूप में जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मीन्स देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक प्रोसेसर सिस्टम के अंदर मौजूद हो। और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो दो या दो से अधिक जिसमें प्रोसेसर हो, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, वो हो जाता है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि दो या दो से अधिक प्रोसेसर से एक साथ काम करवाना। ठीक है, अब ये एक साथ काम करते हैं तब क्या करते हैं उसमें, तब हम देखते हैं विच शेयर फुल एक्सेस टू अ कॉमन रैम। ठीक है, देखिए प्रोसेसर क्या करते हैं, जो भी यूजर ने डाटा दिया है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। फाइन, ओके। अब आप सभी जानते हो कंप्यूटर के अंदर एक मेन मेमोरी भी होती है। प्रोसेसर तो होता है जो प्रोसेस करता है,
लेकिन एक मेन मेमोरी भी होती है जिसके अंदर करंट का डाटा स्टोर होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी जो है इसका नाम होता है रैम, RAM। ठीक है, सो कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाली मेन मेमोरी का हम रैम कहते हैं। यदि आपको डीप में पढ़ना हो तो एक और प्ले लिस्ट है IT टूल्स की, वहां पे आप पढ़ सकते हैं, वहां पे आप मेमोरी के बारे में अच्छे से डीप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर एक तो मेमोरी होती है, इसके अंदर डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, और सिस्टम के अंदर CPU होता है जिसके अंदर डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। फाइन, ओके। तो मल्टी प्रोसेसर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पे ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें कई सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं। अब जब कई सारे प्रोसेसर हैं तो अपनी कई अलग अलग प्रकार की प्रोसेस करने में सक्षम है। ठीक है, तो कई सारे प्रोसेसर लगने से क्या हुआ, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। लेकिन इनके साथ क्या, लेकिन ये कंप्यूटर क्या करते हैं, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, यानी ये जो मेन मेमोरी इनकी होती है रैम, इस एक ही मेन मेमोरी को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता मल्टी प्रोसेसर में कि प्रोसेसर कई सारे हैं तो मेन मेमोरी भी कई सारी होगी। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे कोई सा भी कंप्यूटर सिस्टम हो, उन सब में ही मेन मेमोरी जरूर होती है जिसका नाम होता है रैम। ठीक है, तो जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये इस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जिसमें कई सारे CPU होते हैं लेकिन मेन मेमोरी एक ही होती है। ठीक है, तो बेसिकली CPU में प्रोसेस होने के लिए डेटा तभी जाएगा जब वो मेमोरी में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम सिस्टम को डेटा देते हैं तो डेटा कहाँ आता है, पहले मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से कहाँ जाता है, वो प्रोसेसर के पास जाता है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक डेटा दिया या एक प्रोग्राम दिया, तो मान लीजिए वो पहला प्रोग्राम मेरा चला गया फर्स्ट नंबर के CPU में। ठीक है, अब यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो उसको 1 घंटा लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, 2 घंटे लगेंगे, कितना भी टाइम लग सकता है, मैं कोई सा भी प्रोग्राम दे सकती हूँ। और उसी बीच में मैंने दूसरा प्रोग्राम भी दे दिया, तो दूसरा प्रोग्राम भी कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा, और फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो दूसरे प्रोसेसर के पास, क्योंकि पहला प्रोसेसर तो बिजी है ना, मैं उसको पहला काम दे चुकी हूँ। ठीक है, तो ये डाटा जो प्रोसेसर के पास कहाँ जा रहा है, एक ही कॉमन मेमोरी से जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब प्रोसेसर अपना काम पूरा कर लेता है ना, तो काम पूरा करने के बाद भी क्या करता है, मेन मेमोरी को ही अपना काम दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली जो यूजर है वो अपना डाटा यानी अपना जो आउटपुट है वो मेन मेमोरी से ही उठाता है। तो प्रोसेसर अपना काम करने के बाद मेन मेमोरी में उस इंफॉर्मेशन को भेज देता है या आउटपुट को भेज देता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला प्रोसेसर है वो भी मेन मेमोरी को भेजेगा, दूसरा है वो भी मेन मेमोरी को भेजेगा। यदि डेटा लेने की बात करें तो पहला प्रोसेसर भी मेन मेमोरी से डाटा ले रहा है, दूसरा भी मेन मेमोरी से डाटा ले रहा है, यानी रैम में से डाटा ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मल्टीपल CPU है या मल्टीपल प्रोसेसर है वो एक सिंगल रैम मेमोरी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर की बात चल रही है, तो मल्टी प्रोसेसर से सीधा सा मतलब है कई सारे प्रोसेसर का होना, लेकिन ये शेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन मेमोरी को। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम शुरू से पढ़ लेते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का मतलब होता है देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर विच शेयर फुल एक्सेस टू अ कॉमन रैम। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में यूज में आता है। तो हम यहाँ पे पहले जानते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि ऐसे सिस्टम का यूज करते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर मौजूद होते हैं और वो प्रोसेसर एक सिंगल रैम मेमोरी को ही शेयर करते हैं। फिर हमने लिखा है एंड वर्क पैरेलल टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। और साथ ही साथ में काम कैसे करते हैं, पैरेलली, यानी मैंने सबसे पहले काम किसको दिया था, पहले वाले प्रोसेसर को, है ना। मान लीजिए मैंने काम मेन मेमोरी में दिया और मेन मेमोरी से काम में एग्जीक्यूट किसने करवा रहा है, मेन मेमोरी से लेके प्रोसेसर। सेम टाइम पे मैंने दूसरा काम दे दिया तो दूसरा प्रोसेसर काम करने लगा। मान लो तीसरा होता है और तीसरा काम आ जाता है, तीसरा प्रोसेसर काम करने लगता है। तो कई साथ जितने भी प्रोसेसर है वो एक साथ सेम टाइम पे काम करने लगते हैं। ठीक, बस इनमें बात क्या है कि एक ही कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, यानी एक ही मेन मेमोरी को शेयर करते हैं, इस तरीके के सिस्टम में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कहलाता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? तो नाम से समझ में आ रहा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी सेम समय पे सेम इंफॉर्मेशन सब दूर बट जाए, इस तरीके के सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। और इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि सपोज कोई कंप्यूटर सिस्टम है और इसके अंदर क्या है, कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है या हम इसके अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर कोई चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास, सपोज मुझे कोई चीज बांटनी है तो बांटने के लिए एक तो मेरे पास चीज होनी चाहिए जिसको मुझे बांटना है, दूसरी चीज वो पीपल होना चाहिए जिनको मुझे बांटना है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की या इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा होगा? कंप्यूटर के द्वारा। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना डाटा? किसी कंप्यूटर को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कि मोबाइल वगैरह हो गया, यहाँ पे अपने डाटा को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है? दो या दो से अधिक कई सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर सिस्टम तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब इनके बीच में कोई सेम लाइन मौजूद होगी, यानी एक ही कम्युनिकेशन लिंक से जब सारे कंप्यूटर हमारे जुड़े हुए होंगे तब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण आपको कहाँ देखने मिलता है? कब ऐसा होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन सब दूर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं बैंक का। ठीक है, आज के टाइम में बैंक जाने की तो हमको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, हम घर पे बैठ के अपने मोबाइल के जरिए ही जो बैंक के काम है वो कर लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो सपोज आप अपने मोबाइल के द्वारा, सपोज फोन पे या पेटीएम किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, सपोज आपने 500 रुपए का ट्रांजेक्शन किया कहीं पर। ठीक है, अब जैसे आप अपने मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हो, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन यानी 500 रुपए ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन और अब आपके खाते में कितने रुपए पड़े हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाती है? बैंक के सर्वर पर। अब बैंक का सर्वर कोई एक तो नहीं होगा, जिस भी बैंक से आप कनेक्टेड हो उससे कई सारे कंप्यूटर या कई सारे सर्वर आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे ही आप अपने मोबाइल से पेमेंट करते हो, आपका पूरा के पूरा डाटा आपके बैंक के सर्वरों पे जाके तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है? अपलोड हो जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने फोन पे से या पेटीएम का यूज करके 500 रुपए ट्रांजेक्शन कर दिए और बैंक वालों से जाके बोला कि नहीं मेरे पास इतने रुपए, मैंने 500 रुपए ट्रांजेक्शन किया नहीं। बैंक वाले कहेंगे लो हमारे पास तो पूरा डाटा मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है ना? वो क्यों मौजूद है? क्योंकि जैसे ही आपने पेमेंट किया तुरंत के तुरंत आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब दूर। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या होता है, आपके जितने भी कंप्यूटर है मेनली क्या होता है? एक कॉमन लिंक के जरिए क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे आप पेटीएम या फोन पे कभी भी जब आप अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप अपने मोबाइल पे चालू करते हैं तो आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसमें आप बताते हैं मेरा बैंक का जो खाता नंबर है ये है, इस बैंक के आप कैंडिडेट है या इस बैंक पे आपका खाता जुड़ा हुआ है, आपका ये मोबाइल नंबर है, इत्यादि सूचनाओं से आप क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन करते हो। तो जब आप इन सूचनाओं से रजिस्ट्रेशन करते हो तो बेसिकली क्या होता है, आपके फोन की जो पेटीएम या फोन पे एप्लीकेशन है वो एक चैनल के द्वारा आपके बैंक के सर्वर से कनेक्ट हो जाती है। चैनल किसे बोलते हैं? चैनल हम बोलते हैं माध्यम को या लिंक को। अब ये लिंक वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार की हो सकती है। तो आज के टाइम में तो सब फोन का यूज करते हैं, तो जो लिंक बनती है बेसिकली कैसी बनती है? वायरलेस। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप फोन पे या पेटीएम पे रजिस्ट्रेशन करते हो नया तो आप जब अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो बैंक की, अपना खाता नंबर, अपना मोबाइल नंबर, तो बेसिकली आपके और बैंक के सर्वर के बीच में क्या बन जाती है? एक लिंक बन जाती है और इस लिंक को हम चैनल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये लिंक बन जाती है तो इससे क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ से पेमेंट करते हो आपकी तुरंत के तुरंत इंफॉर्मेशन दूसरी जगह क्या हो जाती है? तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाती है। अब ये एक सर्वर पे अपलोड नहीं होती, आपके इस बैंक से जुड़े हुए जितने भी अन्य सर्वर हैं वहां सब दूर आपकी सेम इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, आप आज पेमेंट कर दो,
अब आप किसी अन्य ब्रांच में चले जाओ, किसी शहर के दूसरे ब्रांच में भी चले जाओ, तब भी आपका जो खाता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम बताएगा सब दूर। ऐसा नहीं होगा मुंबई में अलग बता देगा तो दिल्ली में अलग बता देगा, सब दूर। आप कहीं पर भी अपना खाता चेक कर लो, किसी भी एटीएम से अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल लो, सेम स्टेटमेंट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो सब दूर क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर हैं जो कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, किसके मदद से कर पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ऐसा नहीं हर कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएगा, कुछ विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड पर्पस से बने होते हैं। यानी ये क्या करते हैं, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंप्यूटरों के बीच में, और जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको बाकायदा पूरे प्रोटेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फाइन, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटरों में डाटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मदद करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम समझ में आया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो डाटा है वो तुरंत के तुरंत सभी कंप्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब सभी कौन से, ऐसा नहीं कि आपके घर के कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सभी का मतलब जो भी उस बैंक के या उस संस्था से रिलेटेड कंप्यूटर है, उन सभी कंप्यूटर में डाटा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब उन्हीं में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये सभी कंप्यूटर आपस में एक सिमिलर माध्यम से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। फाइन, तो जो भी माध्यम से कनेक्ट है ना, बेसिकली इसी माध्यम से वो आपके मोबाइल की फोन पे या पेटीएम एप्लीकेशन से क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको दिखते नहीं, वायरलेस कनेक्शन होता है हालांकि है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तब काम करता है जब हमारे कंप्यूटर आपस में एक सिमिलर लाइन से क्या हो, लिंक हो। फिर इन कंप्यूटरों में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो जब इन कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तब ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर तुरंत के तुरंत सारा के सारा डाटा तुरंत जितने भी इनसे जुड़े हुए कंप्यूटर है वहां पे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। बैंक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आजकल कई चीजें हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, है ना, कई सारे पेमेंट हैं, कई चीजें ढेरों हैं, जो अटेंडेंस है तो अटेंडेंस भी ऑनलाइन मार्क हो रही है। अब आप देखते हैं ना कि आपने जो अटेंडेंस लगाई है ऑनलाइन या वेबसाइट में कोई डाटा अपलोड किया, उसको कहीं भी जाकर देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है, तुरंत के तुरंत डाटा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से भी वो आपका कंप्यूटर लिंक है, बस शर्त क्या है, वो कंप्यूटर आपका लिंक होना चाहिए उस पर्टिकुलर लाइन से, है ना। लिंक है तो आप उस डाटा को ओपन कर लो और देख लो। फाइन, चलिए आइए अब इसकी हम थ्योरी जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसकी थ्योरी क्या है। A distributed operating system is a recent advancement. Recent advancement का मतलब होता है हाल में प्रगतिशील, यानी जो और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी के टाइम में बहुत ही प्रगतिशील ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है। ये किस क्षेत्र में, तो हमने लिखा इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हाल में बहुत ही प्रगति कर रहा है। ठीक है, और फिर हमने लिखा एंड इज यूटिलाइज्ड मतलब इसकी उपयोगिता, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो उपयोगिता है कहां पर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में इसकी उपयोगिता है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी आपको बैंक का एक एग्जांपल बताई, सबसे अच्छा एग्जांपल है। जैसे पूरी दुनिया में किसी भी एटीएम पे आप अपना डेबिट कार्ड ले जाओ, वहां से आप मिनी स्टेटमेंट निकालो तो सेम निकलेगा ना। तो बेसिकली पूरी दुनिया में काम आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बैंक के अलावा और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। That too with great pace। ठीक है, पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है ना, ये टू विथ ग्रेट पेस का मतलब है बहुत अति गति से, यानी बड़ी गति से यूज हो रहा है। यानी जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में एक बहुत ही तीव्र गति से यूज हो रहा है और सबसे ज्यादा इसमें प्रगति हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ये वाली बात अभी हमने देख ली कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ काम करते हैं, यहाँ पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर, ठीक है, जब आपस में एक सिमिलर चैनल से कनेक्ट हो वहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे हम बैंक की बात कर ले, मान लो आप एसबीआई बैंक से जुड़े हुए हैं या एसबीआई बैंक में आपका खाता है, तो आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो एसबीआई से
जो भी कंप्यूटर यानी एसबीआई बैंक के जो भी सर्वर है या कंप्यूटर है, वहां पे आपके खाते की इंफॉर्मेशन, आपके ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन तुरंत की तुरंत क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है। इसलिए अपलोड हो जाती है क्योंकि जितने भी एसबीआई बैंक है वो सभी के सभी एक कॉमन लिंक के द्वारा आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो जब भी एक भी कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन जाती है तो वो तुरंत के तुरंत सब दूर सर्वर पे उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसे कंप्यूटरों में यूज होता है जो कंप्यूटर आपस में एक सिंगल यानी एक कॉमन लाइन के जरिए क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये जो लाइन है ना जिसके थ्रू कनेक्ट है, ये माध्यम, इसी को हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमने नाम क्या दिया, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, या इसको आप कोई माध्यम भी बोल सकते हो कि एक सिंगल माध्यम या एकल माध्यम जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर आपस में क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, सो बेस्ट होता है यहाँ पे बोलना सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, इजी भी पड़ता है बोलने में। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर आपस में पहले सिंगल चैनल के द्वारा आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैव देयर मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू आर नोन एज लूजली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कई सारे कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहे हैं ये अपने आप में क्या है, मतलब एक सिंगल कंप्यूटर ही तो है, कनेक्ट हो गए बस ये। तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम है इनकी खुद की अपनी मेमोरी है ना, ऐसा नहीं कि एक ही मेमोरी और उसको ही ये सब सारे के सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी खुद की एक मेमोरी है, प्रत्येक कंप्यूटर का अपना खुद का एक सीपीयू यानी एक प्रोसेसर है। ठीक है, ये कंप्यूटर है तो इसकी भी अपनी मेमोरी है, एम फॉर मेमोरी और पी फॉर प्रोसेसर। ये कंप्यूटर है तो इसकी भी अपनी कोई खुद की मेमोरी है, खुद का क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे के सारे कंप्यूटर जुड़ते हैं। जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं ये कंप्यूटरों की अपनी खुद की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इनकी खुद की अपनी मेमोरी होती है, खुद के अपने प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती एक दूसरे के ऊपर। और ये जो भी कंप्यूटर है ये एक सिंगल यानी एक सिमिलर लाइन से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके की जो व्यवस्था होती है ना, जिसमें कई सारे कंप्यूटर हैं, सारे के सारे कंप्यूटर अपने इंडिविजुअल हैं, लेकिन इंडिविजुअल से मतलब यहाँ पर कि सभी कंप्यूटरों की अपनी खुद की मेमोरी है, अपना खुद का प्रोसेसर है। यदि आप कनेक्शन काट दो तो ऐसे कंप्यूटर ही काम करने लग जाएगा नॉर्मल। ठीक है, ओके, सो जितने भी कंप्यूटर है ये क्या है, अपने इंडिपेंडेंट है। ओके, सो फिर से मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, सभी कंप्यूटर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होते हैं, इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं और ये सभी कंप्यूटर्स आपस में एक सिंगल चैनल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है ना जिसमें सभी कंप्यूटर एक सिंगल लाइन से कनेक्ट हैं, ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है लूजली कपल्ड सिस्टम का उदाहरण बताइए, तो लूजली कपल्ड सिस्टम का उदाहरण डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या बता सकते हैं कि लूजली कपल्ड सिस्टम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स का कलेक्शन होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और सभी कंप्यूटरों के अपने खुद के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे लूजली कपल्ड सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये अधिकतर अलग से भी पूछा जाता है, तो फिर से सुन लो। लूजली कपल्ड सिस्टम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स को या हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन का यूज करके कनेक्ट होते हैं और इन सभी कंप्यूटरों के अपने खुद के मेमोरी और प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा पूरा जो कलेक्शन है या ऐसे पूरे कंप्यूटरों का सेट क्या कहला रहा है, लूजली कपल्ड सिस्टम कहला रहा है। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी चीजें देखते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली आपने क्या देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, तो हर एक कंप्यूटर की अपनी खुद की मेमोरी होती है, अपना खुद का प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई दूसरा कंप्यूटर भी है जो कि एक कंप्यूटर से कनेक्ट है, इसकी खुद की अपनी मेमोरी, अपना खुद का प्रोसेसर है। ठीक है, यदि हम इनको इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअली सब क्या है, अपने नॉर्मल कंप्यूटर जैसे हैं। ठीक है, इन सब की अपनी मेमोरी है, अपने प्रोसेसर है। ठीक है, तो इस तरीके के कंप्यूटर को जब हम एक सिंगल किसी कम्युनिकेशन लाइन से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये उदाहरण है हमारा लूजली कपल्ड सिस्टम का। ठीक है, अब ये जो भी सिस्टम है इनकी क्या विशेषता है, तो देखिए हमने लिखा है द सिस्टम प्रोसेसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब ये जितने भी सिस्टम्स हैं इनके खुद के अपने अपने प्रोसेसर हैं।
ठीक है। तो इनके जो प्रोसेसर है, ऐसा नहीं कि सारे जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है ना, इनके प्रोसेसर की सबकी साइज सेम होगी, सब एक जैसा काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी प्रोसेसर, सभी मेमोरी अपने अलग अलग साइज की हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को फॉलो कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे कंप्यूटर लें, हम डिफरेंट कंप्यूटरों को भी आपस में लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट कंप्यूटरों को आपस में एक ही कम्युनिकेशन चैनल से लिंक करा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। और इस प्रकार के जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होकर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बेसिकली इस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर नहीं होगा तो ये कंप्यूटर सिस्टम आपस में एक दूसरे को डाटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसको रफ कर देती हूँ मैं यहाँ पे। अब हम लिखा है द मेजर बेनिफिट ऑफ सच अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट अ यूजर कैन एक्सेस फाइल दैट नॉट प्रेजेंट ऑन हिज सिस्टम बट अनदर कनेक्टेड सिस्टम। अब इस और तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा फायदा क्या है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, ठीक है। यहाँ सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम आपस में क्या एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। सपोज इस कंप्यूटर का नाम ए है, इस कंप्यूटर का नाम बी है और इस कंप्यूटर का नाम सी है। अब जब ऐसा आर्किटेक्चर बन गया तब इसमें सुविधा क्या होगी, इसमें ये सुविधा होगी जैसे मान लीजिए ए को किसी फाइल पे काम करना है, लेकिन वो फाइल जिस पे भी ए को काम करना है वो फाइल यहाँ पर ए कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है। यानी ए कंप्यूटर पे कोई यूजर बैठा हुआ है और उस यूजर को कोई फाइल चाहिए जिसका नाम सपोज ओ लेवल हो सकता है। यानी ए कंप्यूटर पे जो भी यूजर बैठा हुआ है वो कोई ओ लेवल नाम की फाइल के ऊपर वर्क करना चाहता है, लेकिन अब ओ लेवल नाम की फाइल ए नाम के कंप्यूटर पे है ही नहीं, तो वो काम कैसे करेगा। और मान लीजिए ओ लेवल नाम की फाइल सी नाम के कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है ना। अब यूजर को काम कहाँ पे करना है, यहाँ पर बैठकर ए कंप्यूटर पे, लेकिन इस कंप्यूटर पे ओ लेवल की फाइल ही नहीं है और वो फाइल कहाँ है, सी वाले कंप्यूटर पे, यानी सी नाम का जो कंप्यूटर है उस पर रखी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपके कंप्यूटर आपस में एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में जो ए कंप्यूटर है वो सी कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ओ लेवल नाम की फाइल चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो सी कंप्यूटर है वो ओ लेवल नाम की फाइल को ए कंप्यूटर में पहुंचा देगा। फाइन, तो बेसिकली क्या हो रहा है, फाइल एक्सेस हो रही है दूर बैठे बैठे, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। यानी जो सी कंप्यूटर है उसने अपनी फाइल का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कभी सी को जरूरत पड़ी किसी ऐसी फाइल की जो ए के पास है तो ए भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका फायदा ये है कि जब सारे के सारे कंप्यूटर एक कॉमन लिंक से कनेक्टेड है तो इस कंडीशन में कोई एक कंप्यूटर दूसरी कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यानी वो ऐसी फाइल को भी एक्सेस कर सकता है जो फाइल उस कंप्यूटर के ऊपर मौजूद नहीं है लेकिन दूसरे कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है। यानी किसी एक कंप्यूटर में कोई फाइल मिसिंग है, वो फाइल उसमें मौजूद नहीं है और वो फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में है, तो पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर उस फाइल को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। अब ये जो व्यवस्था है, आजकल तो वायरलेस का जमाना है, ठीक है। तो अब ये व्यवस्था आजकल कैसी चल रही है, वायरलेस भी चल रही है, ठीक है। अभी तो आपने देख लिया कि ये वायर से हमने कनेक्ट किया, ठीक है, लेकिन वायरलेस भी कनेक्शंस आजकल चल रहे हैं, ठीक है। अब वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है, यदि आपके कंप्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है तो क्या होगा, मान लो आपका एक कंप्यूटर तो आपके घर पे रखा हुआ और एक कंप्यूटर आपके ऑफिस में रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में जो भी ऑफिस में रखा हुआ है और जो कंप्यूटर घर पे रखा हुआ है, यदि इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप क्या कर सकते हो, रिमोट लॉगिंग, यानी ऑफिस में बैठे बैठे भी आप अपने घर के कंप्यूटर से डाटा को एक्सेस कर सकते हो। बस शर्त यहाँ पे इतनी होती है कि कंप्यूटर चालू होना चाहिए, ठीक है। यदि कंप्यूटर सिस्टम चालू है तो आप दूर बैठे बैठे भी अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो एक्सेस है, दूर बैठे बैठे हम कहीं ऑफिस में बैठ के घर के कंप्यूटर का एक्सेस कर सकते हैं, तो इस प्रकार का जो एक्सेस है ना, जो दूर बैठे बैठे हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट एक्सेस, या इस तरीके के जो लॉगिन को हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन, फाइन, ओके। सो
जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तो फाइल एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराता है, साथ ही साथ में आज के टाइम में जो रिमोटली हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं किसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मदद से। तो अब आई होप आपको ये लाइन अच्छे समझ में आ गई होगी। दोबारा से पढ़ लेते हैं। द मेजर बेनिफिट ऑफ सच अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट अ यूजर कैन एक्सेस फाइल दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन हिज सिस्टम बट अनदर कनेक्टेड सिस्टम। यानी जो सबसे अच्छा यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो ये है कि जब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और मान लो किसी कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं है, मिसिंग है, और वो फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में है, तो पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बड़ी आसानी से फाइल को एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप रिमोटली यानी दूर बैठकर भी अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आपके घर का कंप्यूटर और आपके ऑफिस का कंप्यूटर, आप बड़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, यानी आपके कंप्यूटर में जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इंटरनेट की मदद से अपने घर के कंप्यूटर की फाइल को भी ऑफिस वाले कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो और आपको घर जाने की जरूरत नहीं, आप ऑफिस में बैठे बैठे उसको एक्सेस कर सकते हो। बस शर्त यहाँ आती है कि उसमें जो कंप्यूटर है वो चालू होना चाहिए और उसमें इस तरीके की जो सेटिंग्स है रिमोट एक्सेस करने की वो ऑन होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके आगे भी आप चाहे तो मल्टीटास्क के बाद ओएस लिख देना, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? मल्टीटास्क से सीधे से मतलब समझ में आ रहा है कि मल्टीपल यानी कई सारे टास्क कंप्यूटर को असाइन करना। ठीक है, तो जब यूजर कंप्यूटर को कई सारे टास्क एक साथ असाइन कर देता है, ठीक है, तो सारे के सारे टास्क कंप्यूटर के अंदर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। यदि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर वो कंप्यूटर आपके मल्टीपल यानी कई सारे जो दिए हुए टास्क हैं उनको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं ना, आप गाना भी चला दो, आप मूवी भी चला दो, आप सेम टाइम पे फाइल भी डाउनलोड होने रख दो, आप सेम टाइम पे प्रिंट को भी कमांड दे दो, यानी प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी निकाल लो। सेम टाइम पे कई सारे काम आप कर रहे हो, यानी कंप्यूटर को कई सारे टास्क दे रहे हो, कई सारे टास्क कंप्यूटर सिस्टम में हैंडल किए जा रहे हैं। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर के द्वारा दिए गए कई सारे टास्क को कंप्यूटर सिस्टम में हैंडल कर ले, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आ जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके पहले मैम आपने बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने यही बात बताई थी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यूजर कंप्यूटर को कई सारे टास्क देता है। देखिए मैंने बताया था ना, ये लाइनें जो है समझो कई सारे टास्क है, उससे कंप्यूटर से बोला गाने भी चला दो, मूवी भी चला दो, फाइल भी डाउनलोड होने रख दो, प्रिंटर की भी कमांड दे दी, सपोज कई सारी कमांड यूजर ने दे दी और ये सारी के सारी कमांड सीपीयू में क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो जो आपका मल्टीटास्क है लगभग कैसा है, मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह। लेकिन यहाँ पे दोनों में अंतर क्या आ जाता है? यहाँ पे अंतर ये आ जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था कि यूजर जो भी टास्क कंप्यूटर को देता है, मतलब दो या दो से अधिक टास्क, जितने भी टास्क कंप्यूटर को देता है, सारे के सारे टास्क सीपीयू के अंदर प्रोग्राम के रूप, सारे के सारे टास्क या सारे के सारे प्रोग्राम सीपीयू के अंदर एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, यानी कि सारे के सारे एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीपीयू के अंदर। बट यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मल्टीटास्क में भी लगभग बात सेम आ रही है कि यूजर इसमें क्या करता है, कई सारे टास्क देता है और यहाँ कई सारे प्रोग्राम देता है और ये कई सारे प्रोग्राम सीपीयू के अंदर जाके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात मल्टी प्रोग्रामिंग से सेम हो गई। लेकिन अंतर क्या आता है, अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में ये सारे के सारे टास्क साइमल्टेनियसली यानी एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। बट अगर हम मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सीपीयू इसमें क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम प्रोसेस होने के लिए आए हैं सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के पास, वो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में सीपीयू प्रत्येक प्रोग्राम को एक टाइम दे देगा कि जैसे कि सपोज ने कहा कि 2 सेकंड के लिए
ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 सेकंड के लिए ये होगा, फिर 2 सेकंड के लिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जब मान लो ये तीसरा प्रोग्राम है, आप कोई प्रोग्राम नहीं मान लीजिए, तो जब ये 2 सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर से साइकिल चलेगी और ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग में सपोज 3 प्रोसेस आई, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, है ना। ये प्रोसेस हम किसको कह रहे हैं, जो प्रोग्राम सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में क्या हो रहा था, जितनी भी प्रोसेस आ रही थी सारी के सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रही थी, ठीक है। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या हुआ, मल्टीटास्किंग में सीपीयू के पास सपोज 3 प्रोसेस गई, P1, P2 और फिर P3, ठीक है, ओके। अब मान लो P1 जो है इसको एग्जीक्यूशन होने के लिए मान लो 10 सेकंड का वक्त लगेगा, यानी 10 सेकंड के अंदर P1 एग्जीक्यूट होती है। P2 को मान लो एग्जीक्यूशन होने में 15 सेकंड लगेंगे और P3 को मान लो एग्जीक्यूट होने में, कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए 5 सेकंड लगेंगे। सारी प्रोसेस अलग अलग टाइम की होगी सपोज, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग के सिस्टम में क्या करता है, जो प्रोसेसर है वो सभी के सभी प्रोसेसर को क्या कर देता है, एक टाइम एलोकेट कर देता है। यानी सभी प्रोसेसर कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए एलोकेट होगी पहली साइकिल में। तो क्या होगा, जब सीपीयू को टाइम एलोकेट कर देगा, जो P1 प्रोसेस है ना, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, P1 प्रोसेस है, ये केवल और केवल 2 सेकंड के लिए ही प्रोसेसर के अंदर क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब P1 प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए था एग्जीक्यूट होने के लिए, 10 सेकंड, तो 2 सेकंड का तो एग्जीक्यूशन हो गया। अब बचा कितना इसका एग्जीक्यूशन, 8 सेकंड का, ठीक है। सो 2 सेकंड का एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद ये 8 सेकंड जो है ये वेटिंग लिस्ट में लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर सीपीयू क्या करेगा, सेकंड प्रोसेस नंबर P2, जिसको एग्जीक्यूशन होने के लिए कितना टाइम चाहिए, सपोज हमने बताया 15 सेकंड, तो 15 सेकंड में से ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड तक ही इस प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जब 2 सेकंड एग्जीक्यूट करी तो 13 सेकंड का एग्जीक्यूशन अब भी इसमें बाकी रह गया, तो 13 सेकंड एग्जीक्यूशन अब वेट करने लग जाएगा। अब सीपीयू 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा किसको, थर्ड नंबर की प्रोसेस को, थर्ड नंबर की प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूशन होने के लिए कितने चाहिए, सपोज 5 सेकंड, तो 5 सेकंड एग्जीक्यूशन होने के लिए चाहिए, तो 2 सेकंड का एग्जीक्यूशन कर लेगा और फिर 3 सेकंड का एग्जीक्यूशन जो है वो वेटिंग लिस्ट में लग जाएगा, ठीक है। अब चौथी प्रोसेस तो है नहीं, तो वापस से अब सीपीयू क्या करेगा, पहली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा। अब पहली प्रोसेस में से 2 सेकंड का एग्जीक्यूशन पहले से ही हो गए थे, 8 सेकंड जो बचे हैं एग्जीक्यूशन के, मतलब जितना भी बकाया टाइम बचा है उसमें से 8 सेकंड में से फिर से 2 सेकंड सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और फिर 6 सेकंड की जो प्रोसेसिंग है वो फिर से वेटिंग लिस्ट में लग जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जो सीपीयू है वो सारी प्रोसेस को एक टाइम एलोकेट कर देता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इतने टाइम एग्जीक्यूट हो जाने के बाद यदि काम बच जाता है तो फिर वो बाद में सेकंड साइकिल में जाके एग्जीक्यूशन होगा और काम पूरा हो जाता है तब तो वेल एंड गुड, टाटा बाय बाय, है ना। यानी जो सीपीयू है वो इस प्रोसेस को, यदि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उस प्रोसेस को वहां से टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। जैसे कि सपोज सेकंड साइकिल चली तो सेकंड साइकिल में 6 सेकंड की प्रोसेस बाकी रह गई, तो ये 6 सेकंड की प्रोसेस जो है वो वेटिंग में लग गई। फिर यहाँ पर आए 6 सेकंड की प्रोसेस को वेटिंग में लगा के सीपीयू अब दूसरी प्रोसेस के पास आ जाएगा। दूसरी प्रोसेस जो कि 13 सेकंड बची हुई थी, अब इसमें से भी 2 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, तो एक टाइम बाद फिर 13 सेकंड में से अब कितना एग्जीक्यूशन टाइम इसका रह गया, 2 सेकंड एग्जीक्यूट हो गए ना, तो अब बचे इसके पास 11 सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो सीपीयू में 13 में से 2 सेकंड एग्जीक्यूट करा दिया, 11 सेकंड की प्रोसेस जो बची उसको कहाँ लगा दिया, फिर से वेटिंग लिस्ट में लगा दिया। फिर 2 सेकंड के बाद वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा इस प्रोसेस को, ऐसा कैसा छोड़ देगा, फिर तीसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट कराएगा। अब ये 3 सेकंड की बची थी तो 2 सेकंड एग्जीक्यूट कराएगा और 1 सेकंड को वेटिंग लिस्ट में रख देगा। फिर तीसरी साइकिल चलेगी तो पहली प्रोसेस के 6 सेकंड बाकी थे ना, फिर उसको एग्जीक्यूट कराएगा, इसके 4 सेकंड रह जाएंगे। फिर दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा तो इसके 9 सेकंड बकाया रह जाएंगे, क्योंकि 11 में से 2 गए तो 9, है ना। तो 11 सेकंड की प्रोसेस बची हुई थी ना, तो 2 सेकंड की एग्जीक्यूट करा दी, 9 सेकंड की अब भी बच गई। फिर P3 के पास आया, अब भाई इसको तो 2 सेकंड का एग्जीक्यूशन कराना है, लेकिन इसको तो 1 ही सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, तो सीपीयू इस केस में क्या करेगा, इसको 1 सेकंड का एग्जीक्यूट कराएगा और फिर से आ जाएगा वो P1 के साइकिल पे,
ठीक है। अब P1 की जितनी भी बची हुई साइकिल थी उसको 2 सेकंड एग्जीक्यूट कराया, P2 को एग्जीक्यूट कराया। अब P3 का तो काम ही नहीं है, तो P2 से वापस कहाँ चला जाएगा, वो P1 पर चला जाएगा। तो मल्टीटास्क में क्या होता है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ही होता है, इसमें भी कई सारे प्रोग्राम सिस्टम को असाइन किए जाते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जो प्रोसेसर है वो प्रत्येक प्रोसेस को एक टाइम बांट देता है कि तुम सिर्फ इतने ही टाइम में एग्जीक्यूट हो पाओगी, इतने टाइम के बाद आप एग्जीक्यूट नहीं हो पाओगे। यदि आपको एग्जीक्यूट होना है तो आपको फिर इस वेटिंग लिस्ट में पहुंचना होगा, तो सीपीयू इनको वेटिंग लिस्ट में पहुंचा देता है। यदि इसके विपरीत मल्टी प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो उसमें सारे के सारे प्रोग्राम एक साथ वर्क करते थे, ठीक है। सारे के सारे प्रोसेसर के अंदर बैठे और सारे के सारे एक साथ काम कर रहे हैं। और इसमें क्या कर दिया मल्टीटास्किंग में कि सारे के सारे जितने भी प्रोसेस हैं एग्जीक्यूट होने के लिए या जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए, उनको क्या कर दिया, एक टाइम एलोकेट कर दिया सीपीयू ने। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसका एग्जाम्पल। थोड़ा सा डीप में अच्छे से बता दिया ताकि आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाए। चलिए आइए इसकी अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो हमने लिखा है द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज each task is given some time so that all the task work efficiently, ठीक है। तो जो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली ये क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग से मतलब सीधा सा मतलब है जो अभी हम समझ के आए कि ये क्या करता है, प्रत्येक प्रोसेस को क्या कर देता है, अपना टाइम शेयर कर देता है। यानी एक सीपीयू होगा, ठीक है, ये सीपीयू क्या करेगा, जितनी भी प्रोसेस आएंगी इसके पास, इन सभी प्रोसेस को क्या कर देगा, टाइम शेयर कर देगा। यानी सबसे बोलेगा कि तुम सपोज 2-2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाओ, या किसी से बोलेगा तुम 3-3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है। तो सीपीयू अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी प्रोसेस है इन प्रोसेस को क्या कर देता है, एक टाइम शेयर कर देता है, यानी एक टाइम लिमिट दे देता है, और उस टाइम लिमिट में ही सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जितनी भी प्रोसेस है ये सीपीयू के टाइम को क्या कर रही है, शेयर कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो आपका मल्टीटास्किंग है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ये सभी प्रोसेस को या सभी प्रोग्राम को टाइम शेयर कर देता है कि इतने इतने टाइम में तुमको क्या करना है, एग्जीक्यूट होना है। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है दिस सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सेस to a large number of users and each user gets the time of CPU as they get in a single system। अब ये जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब इसमें सुविधा है कि ये क्या करता है, कई सारे टास्कों को क्या करता है, एक साथ असाइन तो कर लेता है लेकिन सभी टास्कों का टाइम बांट देता है। यानी ये टाइम शेयरिंग के ऊपर काम करता है, सारी प्रोसेस को क्या कर देता है, एक एक टाइम बांट देता है। अब जब सारी प्रोसेस को एक एक टाइम बांट देता है तो इससे बेटर तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग तो क्या करता है, टाइम भी नहीं बढ़ता, एक साथ ही एग्जीक्यूट कर लेता है। तो हम ये मल्टीटास्किंग का यूज करें क्यों, ठीक है। तो देखिए जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अधिकतर सर्वर साइड के जो कंप्यूटर होते हैं या ऐसे कंप्यूटर जिसको मल्टीपल यानी कई सारे यूजर यूज कर सके, वहां पर यूज होता है, ठीक है। तो जो सर्वर होता है बेसिकली क्या करता है, जब उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये ऐसे ही करता है, जो भी आने वाली प्रोसेस है सबको क्या कर देता है, एक टाइम लिमिट बांट देता है और टाइम लिमिट में वो क्या करता है, काम करता है। जैसे आपने देखा होगा अधिकतर, जैसे एक आप कोई परीक्षा का फॉर्म भरते हो, सॉरी मतलब सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरते हो, अब कई बार आप देखते हो कि उसकी थोड़ा सी प्रोसेसिंग होती है ना। आप जैसे फॉर्म सबमिट कर रहे हो, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद वो फॉर्म क्या होता है, आगे जाके सबमिट हो जाता है। तो बेसिकली क्यों चली प्रोसेसिंग, क्योंकि हो सकता है उस समय जिस समय आप सबमिट करने जा रहे हो सर्वर पे ऑलरेडी बहुत सारा लोड हो, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा था, टाइम शेयर कर रखा था। तो जिनको टाइम शेयर कर रखा था उनकी प्रोसेस ने क्या करवा दी, सबसे पहले एग्जीक्यूट करा दी। तो जब उनकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई फटाफट, फिर उसने आपके जो फॉर्म में उसकी प्रोसेस को शुरू कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया। जब तक एग्जीक्यूशन में नहीं आया था या वेटिंग लाइन में था तो प्रोसेसिंग आपके पास चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अधिकतर आपके जो सर्वर साइड के कंप्यूटर उनमें यूज किया जाता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज किया जाता है होने को तो, लेकिन जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे तो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से यूज में ली जाती है। यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम काफी वर्क करता है और ये क्या करता है, जितनी भी प्रोसेस है सभी प्रोसेस को क्या कर देगा, एक टाइम बांट देगा। अब जो कंप्यूटर है इसका काम इतना फास्ट होता है, गति इतनी फास्ट होती है कि आपको पता नहीं चलता कि हमें कोई टाइम भी अलर्ट हुआ था और हमारे टाइम में वो काम हो गया, ठीक है। पर देखा जाए वास्तव में तो आपको एक टाइम अलॉट होता है और उसी टाइम में आपका डाटा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, जो भी टाइम आपके प्रोसेस को या आपके प्रोग्राम को एलोकेट होता है, ओके।
तो जो इस तरीके के सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, यानी ये जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें अलाउ करते हैं कि खूब सारे नंबर यानी ढेरों नंबर के यूजर्स इस कंप्यूटर को क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ भी ढेरों कई सारे यूजर एक साथ कंप्यूटर को यूज करते हैं, ऐसी सुविधा तो हमें कहाँ मिलती है, अधिकतर सर्वर कंप्यूटर पर ही मिलती है। और जितने भी यूजर इस कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं जिसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करेगा, सभी जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स की अपनी अपनी प्रोसेस है, सभी प्रोसेस को या सभी यूजर की प्रोसेस को एक टाइम एलोकेट कर देगा, उस टाइम पे उनका काम होने लगेगा। ठीक है, तो जितने भी यूजर्स हैं उनको क्या मतलब थोड़ी थोड़ी देर में टाइम मिलने लगता है, बहुत ज्यादा इनको वेट नहीं करना पड़ता। तो एक तरीके से इनको ऐसा लगता है कि हम ही हैं जो इस सर्वर का यूज कर रहे हैं। मोस्टली जब हम परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि एक हम ही बैठे हुए जो कि अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे जाने कितने ढेरों लाखों करोड़ों में स्टूडेंट्स एक साथ फॉर्म भर रहे होते हैं उस सरकारी परीक्षा का। तो लेकिन हमको क्या फील होता है कि हमारी फॉर्म भरा हो रहा है, तो एक साथ आप इतने सारे लोग एक साथ जब फॉर्म भरते हो तो सबको क्या कर देता है, एक टाइम एलोकेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने लिखा है दैट टास्क परफॉर्म्ड आर गिवन बाय सिंगल यूजर और बाय डिफरेंट यूजर। ठीक है, मल्टीटास्किंग के अधिकतर सर्वर कंप्यूटरों पे यूज किया जाता है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हो, लेकिन इसको आप नॉर्मल कंप्यूटर पे भी, कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको आप नॉर्मल कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नॉर्मल कंप्यूटर पे भी वर्क करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्वर पे करे, लेकिन मल्टीटास्किंग का क्या है, एक ही उद्देश्य है, चाहे कई सारे यूजर यूज कर रहे हो या एक ही यूजर यूज कर रहा हो। अब हो सकता है ना कि एक ही यूजर है लेकिन उसने कंप्यूटर को टास्क कई सारे दे दिए, उसने बोला तुम गाना भी बजा दो, तुम फाइल भी डाउनलोड होने रख दो, तुम प्रिंट भी निकाल दो, तुम स्कैन भी कर दो, तो कई सारे टास्क हो गए। तो सीपीयू ने क्या किया, जितने भी टास्क है उनको क्या कर दिया, एक एक टाइम बांट दिया, इतने टाइम तुम एग्जीक्यूट हो गए। यानी सीपीयू जितनी भी प्रोसेस है उनको एक टाइम असाइन कर देता है, या ये कह लीजिए कि जितनी भी प्रोसेस है वो सीपीयू के टाइम को क्या करती है, शेयर करती है, या सीपीयू सभी प्रोसेसर के साथ अपने टाइम को शेयर करता है। ठीक है, तो एक तरीके से सीधी सी बात बनती है यहाँ पे टाइम शेयरिंग। फिर हमने यहाँ पे लिखा था टाइम एलोकेटेड टू एक्सिक्यूट वन टास्क इज कॉल्ड अ क्वांटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको उदाहरण देके समझा रही थी कि सपोज कोई P1 प्रोसेस आई, कोई P2 प्रोसेस आई, कोई P3 प्रोसेस आई। ठीक है, अब ये प्रोसेस को क्या करेगा सीपीयू, इन सभी को क्या कर देगा, एक टाइम असाइन कर देगा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया था 2 सेकंड का टाइम, तो 2 सेकंड P1 को दे देगा, 2 सेकंड P2 को, 2 सेकंड P3 को। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइम एलोकेट होता है ना सिस्टम के अंदर, तो तब हम इसको सेकंड वगैरह नहीं बोलते, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्वांटम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यदि सीपीयू ने क्या करा है, सभी प्रोसेस को 2-2 क्वांटम का टाइम शेयर कर दिया है, 2-2 क्वांटम का टाइम बांट दिया है। ठीक है, ये सीपीयू की मर्जी, ऐसा नहीं 2 क्वांटम, वो 3 क्वांटम, 4 क्वांटम, जिस भी अकॉर्डिंग इसकी स्पीड है, जैसे भी उसके अंदर प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, सबको टाइम शेयर कर देता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो टाइम दिया जाता है, यानी जो टाइम अलॉटेड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। एंड एज सून एज द टाइम टू एक्सिक्यूट वन टास्क इज कंप्लीटेड, द सिस्टम स्विचेस ओवर द अनदर टास्क। जैसे सीपीयू एग्जीक्यूशन से पहले टास्क को, यानी इससे पहले प्रोसेस है, उसके 2 सेकंड कंप्लीट होते हैं, जैसे 2 सेकंड कंप्लीट होते हैं दूसरी टास्क यानी दूसरी प्रोसेस क्या हो जाती है, यहाँ पे सीपीयू की मेमोरी में या सीपीयू के अंदर स्विच हो जाती है। जैसे दूसरी प्रोसेस के 2 सेकंड कंप्लीट हुए, तीसरी प्रोसेस स्विच हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भी प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सीपीयू अपने आप ही दूसरी प्रोसेस पे क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं जो कि हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जानते हैं इसके बारे में, हमने लिखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, रियल टाइम को सर्व करते हैं, यानी जो रियल टाइम पे काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यदि आप रियल टाइम के एग्जाम्पल पर आ जाएं तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, जो कि सपोज रेलवे रिजर्वेशन के लिए भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन में क्या हो रहा है, आप ऑनलाइन जिस भी टाइम आप टिकट बुक कर रहे हो उस टाइम तुरंत के तुरंत आपका काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, वो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है और बहुत टाइम बाद फिर आपका कंफर्म होगी सीट, ऐसा नहीं ना। जैसे आप रिजर्वेशन करा रहे हो ऑनलाइन तो तुरंत फटाफट आपका रिजर्वेशन हो रहा है, यानी ऑन टाइम आपका काम हो रहा है। तो जब भी हमारे ऐसे कंप्यूटर जो ऑन टाइम काम करने में सक्षम होते हैं वो सक्षम हो पाते रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, तो बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रियल टाइम पे काम करता है, यानी तुरंत ऑन द स्पॉट वर्क करता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। These operating systems are usually where many events occur in a short time or certain deadlines, such as real-time simulation. ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं, एक रियल टाइम पे काम करते रहते हैं। ठीक है, अब रेलवे रिजर्वेशन का तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। यदि हम और भी एग्जांपल ले लें तो जैसे आप मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं गेट अपने आप खुल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। तो क्या हो रहा है, रियल टाइम में जैसे ही आप वहां पहुंचे वैसे ही गेट खुल रहा है और क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, इसके विपरीत हम जाते हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम होते देखे होंगे आपने, ऐसी मशीनें देखी होंगी जो प्रत्येक 2-2 सेकंड या 3-3 सेकंड बाद चालू होती हैं और फिर वो बंद हो जाती हैं, 2-2 3-3 सेकंड बाद चालू होती हैं और फिर वो बंद हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा पार्कों में कई बार आजकल शावर वगैरह होता है ना, तो जो शावर होता है वो एक टाइम चालू होता है, इसमें म्यूजिक भी बजता है, फिर थोड़ी देर के लिए बंद भी हो जाता है, फिर चालू हो जाता है एक टाइम बाद, तो फाउंटेन जो है वो चलता रहता है। इस तरीके के भी सिस्टम्स होते हैं। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं जो कि तुरंत चलते हैं, ठीक है, वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अब जो तुरंत चलने वाले सिस्टम है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें टाइम सेट कर दिया जाता है कि 2 सेकंड चलना है, फिर बंद हो जाना है, फिर 2 सेकंड चलना है, फिर बंद हो जाना है, फिर 2 सेकंड चलना है। या उनकी लिमिट होती है कि भैया 5 सेकंड चलना है और फिर बंद हो जाना है, 5 सेकंड चलना है फिर बंद हो जाना है। जैसे कि हमारे मोबाइल में अलार्म देख लीजिए, हम अलार्म सेट कर देते हैं। अब मान लो आप उस टाइम पे नहीं उठे, आपने अलार्म बंद नहीं करा, तो हर दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में अलार्म क्या होता है, बार-बार बजता रहता है ना। जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करते तब वो स्नूज इस तरीके का मैसेज आता है और आपका जो अलार्म है वो क्या होता है, एक टाइम बाद बजता जाता है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। सो क्या बोला हमने, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजफुल वेयर मेनी इवेंट्स ऑकर इन अ शॉर्ट टाइम और सर्टेन डेडलाइंस। तो इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑक्योर होते हैं, जिसमें या तो कुछ डेडलाइन होती है कि भाई इतने टाइम बाद चलना है, या फिर वो क्या होता है, एक छोटे पीरियड्स होते हैं जिसमें वो छोटे पीरियड के बाद बंद हो जाते हैं और वो अपने आप क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। ठीक है, सच एज रियल टाइम सिमुलेशन। रियल टाइम सिमुलेशन इसका एक उदाहरण होता है। ठीक है, सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी मॉडल बनाते हैं, तो आजकल क्या होता है, जैसे कि कोई कार बनानी है, तो अब कार जब हम बनाने जाते हैं उसमें क्या बहुत खर्चा हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, उस कार का एक छोटा सा मॉडल कंप्यूटर पे बना के देख लेते हैं कि वो कार किस तरीके की दिखेगी, कैसे चलेगी, क्या उसका परफॉर्मेंस होगा। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो कि सिमुलेशन है ना, ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया ना कि कार है, उसको हमने कंप्यूटर पे चलाकर देख लिया, उसका मॉडल देख लिया, यानी कोई भी रियल चीज को हमने वर्चुअल रूप में देख लिया। तो ये वर्चुअल रूप में हम किस में देख पाते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर देख पाते हैं। ठीक है, तो सिमुलेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हर रियल चीज को वर्चुअल रूप में आपको एज इट इज दिखा देता है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं जिनको कि हम रियल टाइम में देख सकते हैं। फिर हम इसका एग्जांपल ले लें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो कहाँ यूज हो रही, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, जो मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है वहां पर आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आता है। जैसे कि मेडिकल में आप देखते हैं ना, आपके पास इमेजिनेशन आ जाते हैं, जैसे कि तुरंत जैसे एक्सरे रिपोर्ट है तो तुरंत आ गई, तुरंत आपकी हार्ट बीट चेक हो रही है, तो जो भी रियल टाइम में आपकी हार्ट बीट है वो तुरंत की तुरंत कंप्यूटर पे दिखती जा रही है। तो इस तरीके की जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। रोबोट्स मशीन हो गई, रोबोट्स तो आप सभी जानते हो कि इंसानों की तरह बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, इंसानों की तरह काम करता है। तो इस तरीके की जो चीज है वो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपने सुना होगा कोरोना टाइम पीरियड में कई सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने रोबोट नर्स ला दी थी, यानी जो रोबोट मशीन है वो क्या करती थी, पेशेंट को सर्व करती थी। तो वो भी क्या थी, रियल टाइम थी, क्योंकि वास्तव टाइम में वो काम कर रही है ना, जैसे इंसान काम कर रहा है ऐसे वास्तव में वो काम कर रही है। एक शॉर्ट पीरियड के बाद वो मरीजों को जाके आइडेंटिफाई कर पा रही है, उनकी रिपोर्ट देख पा रही है। तो इस तरीके की जो मशीनें थी उनमें क्या यूज होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अब जो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया पैराशूट और एयरबैग। ठीक है, हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है जब भी हम किसी हार्डवेयर में, यानी हम कोई हार्डवेयर को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। जैसे पैराशूट है, तो जैसे कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो जो पीपल है वो क्या करते हैं, पैराशूट लगाकर कूद जाते हैं। तो पैराशूट क्या है, एक मशीन है
ठीक है। लेकिन वो मशीन जैसे ही मान लो कोई भी आपत्ति आई तो मशीन ऑटोमेटिक और मशीन जो है वो ऑटोमेटिक वर्क करने लगती है। एयर बैग है, कोई भी केस आ जाता है, कोई भी एक्सीडेंशियल केस आ जाता है तो एयर बैग हमारे लिए काम में आते हैं। तो ये क्या हमारे हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जैसे वर्चुअल रियलिटी या रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो रियल टाइम में तुरंत के तुरंत आपको रिजर्वेशन करा के दे देता है। तो तुरंत के तुरंत दे रहा है, यानी इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है? रियल टाइम, यानी जो रेलवे की साइड से वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आता है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी भी एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, आपको हर रियल चीज वर्चुअल रूप में दिखा देता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो ना आजकल 3D 5D ये मूवीज देखते हो, कहीं दूर की चीज आपको पास में दिखने लगती है, प्रतीत होने लगता है, आभासी चीजें लेकिन आपको सत्य प्रतीत होती है। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? वर्चुअल रियलिटी। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियली द ब्रेन ऑफ एन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम विच डिफाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एम्बेडेड की बात आई है तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आइए जानते हैं। लेकिन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जाने से पहले जान लीजिए हम एम्बेडेड किसे कहते हैं, ठीक है। तो एम्बेडेड किसे कहते हैं? बेसिकली जब भी किसी मशीन में, ध्यान से सुनना, जब भी किसी मशीन में कोई दूसरी छोटी सी मशीन फिट कर दी जाए तो जो मशीन फिट हो गई इसका मतलब वो क्या होगी? एम्बेडेड हो गई। यानी ये जो मशीन है सेकंड नंबर की वो इसके अंदर क्या होगी? एम्बेडेड हो गई। तो इसी प्रकार आजकल देखा होगा कई सारी मशीनें हैं जो ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, प्रॉपर तरीके से काम करने लगी हैं, रियल टाइम पे काम करने लगी। तो ऐसी मशीनों में आजकल बेसिकली क्या हो रहा है? कंप्यूटर फिट हो रहा है छोटा सा, ठीक है। तो किसी मशीन में किसी कंप्यूटर को फिट कर देना एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी मशीन में जब वो कोई दूसरी मशीन फिट हो जाए तो एम्बेडेड बन जाती है। तो जब भी किसी मशीन में छोटा सा कंप्यूटर फिट हो जाए तो बेसिकली वो क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम बन जाता है ना। ओके, नाउ अब इसका एक उदाहरण लेकर हम आते हैं। तो आज के चलती है आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या करती है? अपने आप ही सारे काम कर लेती है, ठीक है। तो अपने आप ही कोई भी चीज सारे काम तभी कर पाती है जब उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर फिट होता है, ठीक है। तो जो आपकी बेसिकली देखा जाए तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर भी क्या होता है? एक छोटा सा कंप्यूटर फिट होता है। तो जो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक तरीके से ये भी क्या एक एम्बेडेड सिस्टम का ये एक उदाहरण है, ठीक है। अब आप कहेंगे बड़े उसमें कंप्यूटर तो हमको दिखता नहीं है, कहीं पर भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दिखा नहीं कंप्यूटर। तो क्या होता है, जो हम बात करें ना कंप्यूटर फिट होने की, तो यहाँ पे बेसिकली वो पूरा कंप्यूटर फिट नहीं होता है कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस फिट हो जाए। बेसिकली ऐसी मशीनों में क्या होता है? एक छोटी सी चिप जिसको कि हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर फिट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, आप बोलते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो जो डेस्कटॉप पे रखा है वो कंप्यूटर सिस्टम है, जो लैपटॉप है ये भी कंप्यूटर है, मोबाइल है ये भी कंप्यूटर सिस्टम है। वास्तव में किसी भी मशीन में जब प्रोसेसर फिट हो जाता है तो बेसिकली वो मशीन जो है ना वो कंप्यूटिंग मशीन ही कहलाने लगती है, ठीक है। तो आपकी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है बेसिकली उसमें क्या होता है? एक छोटा सा प्रोसेसर या एक छोटी सी चिप सेट की जाती है और इस चिप के अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, यानी तय की जाती है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को किस तरीके से काम करना है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो अपने आप काम करती है बेसिकली इस चिप के कारण कर पाती है, और ये चिप जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर, ठीक है। और कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है बेसिकली क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, किसी भी कंप्यूटर का प्रोसेसर उसका ब्रेन कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी मशीन जिसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर सेट कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, तो ऐसी मशीन क्या बन जाती है? एम्बेडेड मशीन बन जाती है। फाइन, चलिए इसको हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियली द ब्रेन ऑफ एन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ यूज होते हैं? जब भी हम कोई सी छोटी सी चिप किसी मशीन में फिट कर देते हैं, यानी कंप्यूटर का ब्रेन फिट कर देते हैं किसी मशीन में, तो वो क्या बन जाती है? एम्बेडेड मशीन बन जाती है। अब जब उसके अंदर प्रोसेसर फिट है तो उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होगा जो उसको चलाएगा, ठीक है। तो
यदि हम मशीन में कोई प्रोसेसर को फिट कर देते हैं तो उस तरीके की मशीन में या उस तरीके की चिप के अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फाइन, तो हमने क्या लिखा है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियली द ब्रेन ऑफ एन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम विच डिफाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, सो बेसिकली जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ये जो चिप हम लगा रहे ना, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हमने ये चिप लगा दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली इसके अंदर एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया है, इस चिप के अंदर सेट किया है। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन में ये सेट हो रहा है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सीधी सी बात है इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए होंगे। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन है तो इसमें इंस्ट्रक्शन सारे तय किए गए होंगे, किस तरीके से कपड़े धुलेंगे, कैसे पानी आएगा, कैसे इसमें सर्फ आएगा। ठीक है, तो कपड़े धोने से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली इस चिप में क्या सेट की गई है। अब ये कपड़े धोने की मशीन है तो सीधी सी बात है इसमें कपड़े धोने की जो भी फंक्शनैलिटी होती है, कितना पानी आना है, कितना सर्फ आना है, वो सेट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बर्तन धोने की भी आजकल मशीनें आने लगी, तो उसमें भी क्या है, ऑटोमेटिक यदि वो सिस्टम है तो उसमें भी क्या है, एक छोटी सी चिप फिट है जिसमें बर्तन धोने की अलग फंक्शनैलिटी तय है। ठीक है, माइक्रोवेव है, वो भी क्या है, एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एक टाइम बाद वो माइक्रोवेव ओवन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, आप उसमें टाइम सेट कर रखा है, वो उस अकॉर्डिंग बंद हो जाता है। साथ ही साथ में अलग अलग फंक्शन है उसके अंदर कि केक बनाना है तो ये वाला बटन दबा दो, अन्य चीज बनाना है तो ये वाला बटन दबा दो, होता है ना। तो बेसिकली इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर के रूप में छोटा सा सीपीयू फिट होता है और उस सीपीयू के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिस भी प्रकार की मशीन में फिट होता है उस मशीन के क्या लिखे रहती है, फंक्शनैलिटी लिखी रहती है उसके अंदर। यानी ये जो मशीन है वो किस तरीके से काम करेगी उसका पूरा प्रोग्राम इस चिप के अंदर सेट है। ठीक है, और ये जो चिप है ये बेसिकली क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तैयार की गई है, यानी की गई है, या कह लीजिए इस तरीके की चिप के अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इस मशीन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर लें तो इसके अंदर एक चिप है, इस चिप के अंदर क्या है, एक ऐसा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सेट किया गया है जिसके अंदर कपड़े धोने की फंक्शनैलिटी, यानी कपड़े धोने के लिए क्या क्या फंक्शन करना है उसके सारे इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर लिखे हुए हैं। बर्तन धोने की हुई तो बर्तन धोने की मशीन में भी क्या होगा, ये जो चिप सेट होगी इस तरीके की चिप के अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके अंदर इससे रिलेटेड यानी बर्तन धोने की जो जो फंक्शनैलिटी है वो इसके अंदर सेट की जाएंगी। ठीक है, तो हर प्रकार की जो मशीन है उसके अंदर जैसे चिप फिट हो वैसे वो फंक्शन करती है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते तो माइक्रोवेव में चले माइक्रोवेव ओवन के पास चले जाओ और उसके अंदर कपड़े धो दो, तो नहीं धो सकते ना। ठीक है, आप वॉशिंग मशीन में खाना गर्म नहीं कर सकते क्योंकि होने को इन दोनों में छोटे छोटे कंप्यूटर फिट हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी है। आई होप आपको ये बातें अच्छे समझ में आई होंगी। इसका एग्जांपल देख लीजिए, टोस्टर मशीन होती है, वॉशिंग मशीन यानी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, आपकी माइक्रोवेव्स होते हैं। इस तरीके की जो मशीन्स होती हैं उसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगाया जाता है, तभी ये सारी मशीनें अपने आप काम करती हैं। ठीक है, और जो एम्बेडेड मशीन के रूप में क्या फिट किया जाता है, बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन यानी सीपीयू फिट किया जाता है। ठीक है, और उस सीपीयू के अंदर बेसिकली एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और जिस भी प्रकार की वो मशीन है उसकी फंक्शनैलिटी उस चिप के अंदर सेट कर दी जाती है। फाइन, ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, थोड़ा सा लेंथी जरूर था। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।